बाकी जो स्टूडेंट यूट्यूब पर देखेंगे वो देख लेंगे। हाँ, तो करते हैं हम लोग क्लास स्टार्ट। ये क्लास नंबर 1 हमारी होने वाली है। आप सभी को वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। इसके अलावा रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है। देखो, सभी लोग जितने भी यूट्यूब पर देख रहे होंगे या फिर लाइव क्लास में देख रहे हैं या फिर ऐप पर देख रहे हैं, सभी लोग से एक उम्मीद हम करेंगे कि आप लोग सभी बस कॉपी लेकर बैठ जाना। ठीक है। 2023 में 2024 में 2 साल से हम लाइव क्लास चला रहे हैं सब होंगे पास सीरीज की। हर साल स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करते हैं। ऐसे 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 स्टूडेंट भी निकले हैं जिन्होंने एक वीक के अंदर 80 to 85% स्कोर किया बिना कुछ पढ़े। ठीक है, तो उनकी हमारे पास कॉपी वगैरह है। उन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। आपको भी इस टाइप से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये देख लो। ये इस टाइप से शॉर्ट नोट्स बनाए थे। आप लोगों को भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व हम बताएंगे आपको आगे की क्लास में। तो ये अराउंड 40 पेज की, 39 पेज मतलब 40 पेज की ये पीडीएफ है। इसमें हमने जितना भी पढ़ाया था सब होंगे पास सीरीज में लास्ट ईयर। ठीक है, वो सब कुछ है इसके अंदर। और इस साल तो हम 7 क्लास ले रहे हैं। वहां पे शायद हमने 8 से 9 क्लास ली थी। और 2-2 घंटे की क्लास थी। ये तो हमारी 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, बट वहां पे 2-2 घंटे की क्लास थी। तो अगर इतना भी हमारे पास 40 पेज में आ सकता है और 40 पेज के अंदर हम लोग पूरी केमिस्ट्री खत्म कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो एंड टाइम पे शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं, बहुत ज्यादा। और हम जैसे शॉर्ट नोट बनवाएंगे ना, बस ऐसे बनाते चलना। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठना। ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स का फायदा ये रहता है कि अपन लोग एक चैप्टर को 2 से 3, 3 से 4 पेज में फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये देखो, ये कितने पेज में फिनिश हो गया है हमारा। ये देखो 3 पेज में फिनिश हो गया। 3 पेज में हमारा डी एंड एफ ब्लॉक फिनिश हो गया है। अब इसको यूज कैसे करना है, लिख तो लिया हमने, यूज कैसे करना है। यूज करना है, देखो हम सभी जानते हैं कि अगर हमें चीजें समझ में आ जाए एक बार, तो अपन इतने मैच्योर तो हो चुके हैं, क्लास 12th में आ चुके हैं कि अपन लोग मन से आंसर्स बना सकते हैं। मन से मतलब इंग्लिश इतनी तो आती है अपने को कि अगर अपने पास कीवर्ड्स आ रहे हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में इस टाइप से यही चीजें होती है, तो अपन लिख सकते हैं। और केमिस्ट्री में आपसे ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं देखते हैं वो लोग। ठीक है, आप फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट पे कि हाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, आपने जो आंसर लिखा है वो वैल्यू रखता है कि नहीं रखता है। ये चीजें होती है। तो ये चीजें यहाँ पे आपके काम आ जाएगी। और हमने पॉइंट वाइज बनवाए थे, तो पॉइंट वाइज याद करना बहुत आसान होता है चीजों को, ना कि पैराग्राफ वाइज। ठीक है, तो पॉइंट वाइज अपन चलेंगे, पॉइंट वाइज चीजों को याद करेंगे तो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो फिर से हम बोलेंगे कि कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना, इसमें आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, इसके अलावा नोट्स वगैरह सब कुछ आपका कवर करवा देंगे। बस आप लोग क्लास अच्छे से देखना। तो अपने पास है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। चैप्टर का नाम ये 8th चैप्टर है ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 4 है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट वेटेज इसका 5 नंबर का, 5 नंबर का यहाँ से आने वाला है। हम लोगों ने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से शुरुआत क्यों करी, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया अपना, इसके अलावा कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गया और बायोमोलिक्यूल्स। ये जो 3 चैप्टर होते हैं ये बहुत ईजी चैप्टर होते हैं। एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलते हो तो, अगर सीबीएसई के अकॉर्डिंग आप लोग देखोगे तो हो सकता है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी निकल जाए जो कि आपने आज तक पढ़ी ना हो, या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। लेकिन एमपी बोर्ड कभी भी इन तीनों चैप्टर से कठिन सवाल नहीं बनाता है, बहुत इजी सवाल आते हैं यहाँ से। ओके। अब जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है, ठीक है, जिनको सिर्फ पास होना है वो क्या करें, और जिनको 90 to 95 स्कोर करना है वो क्या करें, इस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट आप लोग वेट करिएगा। हम्म। तो पेन टेप का पेन नहीं मिल रहा था, मिल गया है। देखो हम कहाँ पर थे, हम लोग बात कर रहे थे अगर आपको सिर्फ पास होना है, अगर सिर्फ पास होना है तो क्या करें, और 90 to 95% स्कोर करना है तो हमें क्या करना है। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में पास होना बहुत आसान है। फिजिकल प्रॉपर्टी कर लो, फिजिकल प्रॉपर्टी कर लो। इसके अलावा यहाँ से आप लोग ये दोनों टॉपिक छोड़ दो। और ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का ये टॉपिक है, ये सिर्फ टॉपिक है, एक एक टॉपिक है, और यहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें कर लो, इतने में काम हो जाएगा। बस इसमें आप पास भी हो जाओगे और 70 to 80% भी स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग 90 to 95 स्कोर करना चाहते हो, तो आपको ये दो राक्षस जो दिख रहे हैं, K2CR2O7 और KMnO4, इन दोनों को भी फोड़ना पड़ेगा। देखो इसके क्या होते हैं, इसका एक पूरा का पूरा डेरिवेशन टाइप से होता है हमारे पास, जिसमें मल्टीपल रिएक्शंस होती है, बता देंगे आपको। ये दो टॉपिक हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बट आप लोग कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा सा टाइम दोगे इनमें तो आप लोग इन दोनों को भी कर सकते हो। ये क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े टफ होते हैं। वैसे आपको एक बात बताएं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में हमने जितना देखा है वो ये देखा है यार कि आफरीन, ये इस टाइप की जो आप एरो बना रहे हैं ऐसा ना बनाए, ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक है,
आगे से ध्यान रखना, जो आपके पास पेन का ऑप्शन दिख रहा है ना, उसको यूज नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे K2Cr2O7 और KMnO4 के ऊपर। ये जो दो दो K2Cr2O7 और KMnO4 जो है, ये एक दूसरे के ओर में आते हैं, ओर में। अगर ये आया है तो इसके ओर में आएगा ये वाला, मतलब ऐसा होगा कि दोनों एक साथ, या तो ये आ जाएगा ना, तो इसके ओर में ये चीजें आ सकती है, ये चीजें आ सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके ओर में डायरेक्ट ही आ जाए, ये हमने गलत लिख दिया। इसके ओर में ये कभी नहीं आएगा, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों क्वेश्चंस एक साथ आ जाएंगे। दोनों क्वेश्चंस एक साथ नहीं आते, उनको पता है भैया दोनों कठिन क्वेश्चन एक साथ दे देंगे तो यहां से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों के लिए। तो ये चीजें होती है, अगर ये आएगा तो ये चीजें आएगी, ये आएगा तो ये चीजें आएगी, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो अगर आपको सिक्योर खेलना है भैया, कि हमको तो भैया बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी, तो दोनों कर लो, या फिर कोई एक तो कर लेना, बस इतना आप लोग कर सकते हो। चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, समझा दिया आपको चीज़ें कि आपको सिर्फ 80 to 85% स्कोर करना है, 70% स्कोर करना है, तो यहाँ से चीज़ें कर लो, इतने में काम हो जाएगा। बाकी अच्छे स्टूडेंट सारी चीज़ें करेंगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको क्लियर कर देते हैं पहले तो सभी चीज़ें। हम्म। ठीक है, तो देखो स्टार्ट अपन लोग करेंगे बिल्कुल बेसिक के साथ, बिल्कुल बेसिक से। अगर मान लो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, कुछ भी, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा वो बता देते हैं आपको। सबसे पहले तो देखो, ये जो चैप्टर है, इसको आपको ऐसा पढ़ना है कि बस एक बार पढ़ ले, उसके बाद बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे अच्छी चीज है कि बेसिक टर्म जो है यहाँ पे इस चैप्टर में, जो बेसिक टर्म यूज हुई है वो सारी कर लो। सबसे पहले उनको अच्छे से कर लो। बेसिक टर्म समझ में आ गई तो आपको फिर से चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ेगा। नहीं तो मैं ऐसा पढ़ा सकता हूँ आपको कि बस करवा दिया, फिर आप लोग देखते रहना उनको, वीडियो को बार 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 बार। पर मैं ये चाहता हूँ कि एक बार करा दूं ताकि आपको फिर आगे दिक्कत ना आए, फिर आपको बार बार ये चैप्टर खोलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो अपन लोग सबसे पहले बेसिक टर्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिक टर्म अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिक टर्म में हम लोग देखो, एक बात सभी सुन लेना, डरने वाली कोई बात नहीं है यार। यहाँ पे जितनी भी चीज देखोगे ना, ये आप लोग 3 पेज के अंदर अंदर खत्म कर सकते हो। ये अपने पास 3 पेज रखे हैं, 1 पेज, 2 पेज और ये तीसरा पेज, ठीक है। तो बेसिक टर्म हम लोग जितनी भी देखेंगे वो 3 लाइन में आ सकती है, लेकिन 3 लाइन में जब आएगी, जब आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अपन लोग समझते हैं एक एक करके। हम्म। तो पहले हमारे पास है एटॉमिक रेडियाई क्या होती है। एटॉमिक रेडियाई, अब ये जो चीजें हैं ये समझने की है। ऐसा मत सोचना कि इनको रटना है एक लाइन को, ये समझना है सिर्फ आपको। तो समझने के लिए एटॉमिक रेडियाई से आप लोग इतना समझो, रेडियस समझते हो ना, जैसे सर्कल है, कि इसकी रेडियस हो गई, जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना बड़ा सर्कल बनेगा, ये चीज समझते हो ना। तो आप लोग जब भी एटॉमिक रेडियाई की बात करो तो समझ जाना कि यहाँ पे साइज से कुछ बात हो रही है, साइज के रिलेटेड बात हो रही है। कि भैया जितनी बड़ी हमारे पास रेडियस होगी उतना बड़ा हमारे पास एटम का साइज होगा, ठीक है। बस इतना समझना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ओके। इसके बाद आगे बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी आपको कुछ नोट नहीं करना है, बताएंगे, एक बार खत्म कर दे इतना पूरा, फिर आपको नोट करना बताएंगे कितनी चीजें आपको नोट करनी है और कैसे करनी है। अभी कुछ भी नोट नहीं करना है, पूरा फोकस यहाँ पे रखो। आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोल दो या एनर्जी बोल दो, इंथैल्पी का ही मतलब एनर्जी होता है, ये बात ध्यान रखना। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम। जैसे मान लो हमारे पास ये एटम है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ये यहाँ पे। अब आपसे बोला कि भैया इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के दो, ठीक है। एक भैया है यहाँ पे, वो बोल रहे हैं मुझे ये इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो इलेक्ट्रॉन देगा क्यों? अरे एक एटम है, उससे आप इलेक्ट्रॉन लेने जा रहे हो, तो वो क्यों देगा आपको इलेक्ट्रॉन? वो बोलेगा मुझे कुछ एनर्जी दो। अरे कुछ ना कुछ बदले में उसको देना पड़ेगा ना। तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है भैया ले, एनर्जी ले तू और मुझे इलेक्ट्रॉन दे। उसने बोला ठीक है ये ले इलेक्ट्रॉन, और मेरे को एनर्जी मिल गई, ठीक है। ये चीजें होती है। तो जितनी एनर्जी आपने दी है उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम। अब ये जो टर्म लिखी हुई है इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको, बट अगर आपको मतलब है तो मैं समझा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आइसोलेटेड मतलब सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, मल्टीपल एटम की बात नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रल होना चाहिए, उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। गैसियस एटम मतलब वही हमारे पास न्यूट्रल एटम की बात यहाँ पे हो रही है। एटम विल एब्जॉर्ब एनर्जी, विल हैव टू गिव एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। बस इतनी सी बात यहाँ पर है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब आपको इतना समझना है कि आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो अपने को इलेक्ट्रॉन देगा। चलिए तीसरी चीज समझते हैं। क्लियर? क्लियर। अब तीसरी चीज समझते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। अब बात यहां पर यह आती है कि जैसे हमारे पास ये एटम है,
अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है एक और इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो अगर एक और इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो ये क्या बोल रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो जब इस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उस टाइम क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज करेगा कि भैया आप मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, आपने मुझे इलेक्ट्रॉन दिया तो मैं आपको एनर्जी वापस फिर से दे देता हूं। यही तो हुआ था, पहले हमने एनर्जी दी थी तो उसने हमको इलेक्ट्रॉन दिया था, अब अपने उसको इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं कि भाई रख तेरा इलेक्ट्रॉन, मुझे वापस मेरी एनर्जी दे, तो एनर्जी दे देगा। तो एनर्जी जो उसने दी है उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन, कि इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है ना, तो उस टाइम जो एनर्जी मिली है उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। चलिए एक दो तीन फटाफट रिवीजन कर लेते हैं तीनों का। एटम, एटॉमिक रेडियाई से हमने बताया साइज से रिलेटेड है। दूसरी चीज बताई हमने आयोनाइजेशन इंथैल्पी, उसका मतलब क्या है कि हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कितनी एनर्जी वो हमें देगा वापस से अगर हम उसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो। ये तीन चीज हमने आपको समझाई है अभी तक। ये दो चीजें बहुत ईजी है। इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम। मतलब काफी सिंपल सा है यार। हमारे पास मान लो ये एटम है जिसके पास मान लो थोड़ी देर के लिए कि तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो तीन ही क्या होंगे इसके पास, प्रोटॉन होंगे। इतना तो पड़ा होगा ना, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपसे पूछे कि बताओ इस पे चार्ज कितना है, इस पे टोटल चार्ज कितना है, इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है पॉजिटिव चार्ज भी है, तो जितना इससे बैलेंस हो पाएगा, देखो पूरा बैलेंस नहीं होगा, कुछ चीजें कम कटेगी कुछ चीज ज्यादा कटेगी, तो ऐसे में जो इफेक्टिव चार्ज आएगा उसे बोलते हैं कि जितना हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव को कॉम्प्रोमाइज करके जो निकालते हैं उसे बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम। पॉली इलेक्ट्रॉनिक मतलब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन इसके पास होने चाहिए। बस इतनी सी बात है। आई बात समझ में? काफी सिंपल चीज है यार कि अगर जितना भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब वो एक्सपीरियंस करेगा बाय एन इलेक्ट्रॉन इन पॉली इलेक्ट्रॉन। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम। तो ये चार चीज हमारे पास हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है जैसे हमारे पास ए और ए के बीच में बॉन्ड लगी हुई है, बी और बी के बीच में हमारे पास इस टाइप से बॉन्ड लगा देते हैं, डबल बॉन्ड लगा देते हैं, और एक हम लगाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो आपसे हम ये बोल रहे हैं कि जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इसको तोड़ने में, इसको तोड़ने में, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब होता है तोड़ना। जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी ये बॉन्ड को तोड़ने में उसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो आप लोग समझो इस चीज को। अगर आपसे बोले कि बताओ कौन सी बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसको, यहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंपल सा आंसर है यार कि सबसे कम लगेगी यहाँ पे, उससे ज्यादा लगेगी यहाँ पे, और सबसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी हमें यहाँ पे, सी और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में। ये चीजें होती हैं बस। ओके। तो चार चीजें, आप पांच चीजें आपको समझा दी, फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक एक करके फिर से। एटॉमिक रेडियाई साइज को बताता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इसको बताता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन को वापस देने के लिए जो एनर्जी फिर से हमें वो देगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का जो बैलेंस बन के हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा उसे बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब क्या होता है कि बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी हमें लग रही है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। चलिए अब आप लोगों को नोट कैसे करना है वो बता देते हैं। आपको सिंपल सा लिखना है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ब्लरिश हो रहा ही है क्योंकि स्टूडेंट की कॉपी है, हमारी कॉपी नहीं है ये। ठीक है। तो आपको लिखना है बेसिक। बेसिक से लिख देना कि भैया ये बेसिक चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए। जो मेन तीन चीजें हैं वो आपकी ये रहेगी, एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एटॉमिक रेडियाई क्या बताती है? बाउंड्री शेल टू सेंटर ऑफ एटम डिस्टेंस। बाउंड्री शेल टू सेंटर ऑफ एटम डिस्टेंस मतलब वही है, क्या बाउंड्री की जो आखिरी शेल होगी हमारे पास और जो हमारे पास सेंटर होगा उसकी डिस्टेंस को बताता है। ये बाउंड्री हो गई और ये हमारे पास सेंटर हो गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को। या फिर आप नॉर्मल नॉर्मल लिखना चाहें तो लिख दो कि भाई साइज को बताता है, ये जस्ट साइज, फॉर साइज, फॉर एटम साइज आप लोग लिखना चाहो तो इतना लिख दो कि फॉर एटम साइज। आयोनाइजिंग एंथैल्पी क्या बताता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। यहां पे आप लोग लिखेंगे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप लोग क्या लिखेंगे? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड। एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड। बस इतना सा लिखना है आपको।
ठीक है, इतना सा आपको लिखना है। ये तीन चीजें आपको लिखनी है, मेन तो तीन चीजें होती है। बाकी की जो दो चीजें हैं वो आप लोग स्किप कर सकते हो। ओके, शॉर्ट में लिखना है और जल्दी जल्दी लिखना है, क्योंकि अपने को लाइव क्लास फिनिश भी करनी है। बस ऐसा नहीं है कि बस नोट्स बनाते रहेंगे अपन लोग। हम्म। तो इतनी चीजें हमें समझ में आई। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो अब आपके लिए कहानी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। चलिए, तो आगे देखते हैं। अब आपको कुछ नाम याद करने पड़ेंगे भैया। कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट के पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये आपको याद करने हैं, ये आपका एक होमवर्क भी है। ये आपका होमवर्क है कि आपको ये सारे याद करने हैं। बाकी हम कुछ हेल्प आपकी यहाँ पे कर देंगे। और आशा ये कर रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत इतना पता होगा कि ये एलिमेंट क्या होते हैं और इनके शॉर्ट सिंबल्स क्या क्या होते हैं। इसके बाद एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फटाफट देख लो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये इनके सिंबल होते हैं, ये इनके नाम होते हैं, ये इनका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। तो स्कैंडियम जो है हमारे पास 21वां हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। इसको हम लोग एस से लिखते हैं। अब फटाफट से शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। आ, दो से तीन तरह से लोग याद करते हैं इसे। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल को नहीं छूना जनाब। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल को नहीं छूना जनाब। एक बार चेक कर लेते रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयरिंग एंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल को नहीं छूना जनाब, ये हमारे पास ट्रिक हो जाती है। इसके अलावा एक और ट्रिक होती है, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। ओके, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, ये आपके लिए नंबर हो गया। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे मत आओ, इसे अभी आप लोग स्किप कर दो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी आप लोग स्किप कर सकते हो। यहाँ पे आ जाओ डायरेक्ट। देखो, इसका वन शॉट वीडियो भी अवेलेबल है। ऐसे स्टूडेंट जिनको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी, तो वो लोग वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। बाकी यार इतनी चीज तो हम गारंटी दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में ना आए। बट ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि यार हमको तो पूरा बेसिक से समझना है, तो इसका वन शॉट वीडियो भी अवेलेबल है, क्योंकि लाइव क्लासेस में सारी चीज कवर करा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट आपको इतना गाइड हम लोग कर देंगे कि आप लोग इतने मेच्योर हो जाओगे कि आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसी चीजें करनी है। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन था क्या, पूछ लो, पूछना हो तो। किसी ने हैंड रेस किया था। अच्छा, एक बार ये बताओ तो, सभी को वॉइस आ रही है? यस सर। ओके। हम्म। तो बात अब करते हैं। देखो, आपको ट्रिक से थोड़ा समझाते हैं यार, नहीं तो पूरा करवाने में तो आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमारा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने पास टाइम है, करने को कर सकते हैं। बट अपन सोच रहे हैं कि अगर अपने पास जितनी क्लासेस फिर बाकी की बच जाएगी, उसमें अपन लोग रिवीजन करेंगे। यहाँ पे देखो। हम्म। एक होता है अपने पास डी, और एक होता है हमारे पास एस। ठीक है, इन दोनों से मिलके हमारे पास बनता है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में डी और एस क्या क्या चीजें हैं ये आपको समझाते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे हमारे पास 21 इलेक्ट्रॉन है। 21 इलेक्ट्रॉन में से जो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तो ऑलरेडी हमारे पास फील्ड है। ऑलरेडी हमारे पास फील्ड, ये देखो ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन है। तो इसको बार बार लिखने से अच्छा है कि इनको कुछ चीजों से रिप्रेजेंट कर दे। तो अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो, नोबल गैसेस होती है हमारे पास। ठीक है, लास्ट ग्रुप जो हमारे पास होता है, 18th ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, उसमें हमारे पास नोबल गैसेस होती है। तो बस उसको लिख दो। यहाँ पे आर्गन हो गया, जैसे हमारे पास यहाँ पे सभी जगह आर्गन ही आएगी, आर्गन 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 आर्गन, क्योंकि आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आर्गन अपने आप में बता रहा है कि मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को लिख दो। और फिर आप आगे की कहानी लिखते रहो, ये चीजें आपकी चेंज होगी, वेरी होगी, तो ये लिखो बस। तो आर्गन हमने लिख दिया कि आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब जो बाकी के हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले जाएंगे एस में, फिर जाएंगे हमारे पास जो बच गया हमारे पास वो जाएगा डी में। ये कहानी होती है, पहले जाता है एस में, फिर जाता है डी में। आई बात समझ में? ऐसा होने वाला है। अच्छा, यहीं से इसका नाम निकल जाएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल जाएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं। तो आप लोग क्या बोलोगे, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाए उसे हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। एग्जाम्पल स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इस टाइप से एग्जाम्पल लिख देना। ये होता है क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। चलिए,
अब आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं। ये क्यों बता रहे हैं पता है आपको? आगे क्वेश्चन आएगा, वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहां समझ लोगे तो। एक दो तीन चार पांच, डी में हमारे पास पांच ब्लॉक होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास डी बन गया। यहाँ पर हमारे पास एस बनेगा। यहाँ पे हमारे पास एक एस बनेगा। एस में हमारे पास एक ब्लॉक होता है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमें पता है तीन इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। तीन इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो एक, दो और एक हमारे पास आ जाएगा तीन। इस टाइप से आता है। पहले एस में आया एक, फिर दो। अब अगर मान लो हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन होते तो कैसे होता? एक दो तीन और फिर यहाँ आता चार। पांच होते तो कैसे आता? एक दो तीन चार पांच। छह होता तो यहाँ पे, सातवां यहाँ पे आएगा, फिर आठवां कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। नौवां यहाँ पे, दसवां यहाँ पे, ग्यारहवां यहाँ पे, बारहवां यहाँ पे। इस टाइप से आता है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन अभी आप एक्सेप्शन पे मत जाओ। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ऐसे फुलफिलमेंट होता है। चलिए, अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ये जो समझा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर आपको लास्ट में, जब क्लास फिनिश होगी हमारी, क्लास फिनिश होने से पहले आपको बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। ठीक है। हाँ, देखिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, हम आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको फिर से चैप्टर पढ़ना ना पड़े। एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर बार बार इस चैप्टर को देखना नहीं पड़ेगा। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल, देर आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है। तो ये आपको लिखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाए उसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन निकल क्या आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? तो डी ब्लॉक को ही ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, बस छोटा सा एक्सेप्शन है, वो आप लोग देख लीजिए। डी ब्लॉक को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, लेकिन एक छोटा सा एक्सेप्शन है। These elements which have partially filled d orbital in ground state और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको लिख के आनी कहानी। परीक्षा में क्वेश्चन आता है ये बहुत बार। ठीक है, और ये आपको आना चाहिए। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट उसे कहते हैं जिसमें जो हमारे पास डी ऑर्बिटल था, जो भी हमने देखा था, इसे ऑर्बिटल कहते हैं, ध्यान रखना। ये एक दो तीन चार और एक ये पांच। अब ये पार्शली फिल्ड होना चाहिए। पार्शली वर्ड वर्ड याद कर लेना। हमें अभी तक क्या याद है? हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड। बट केमिस्ट्री में हाफ फिल्ड को क्या बोलते हैं? पार्शली फिल्ड। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा भरा हुआ। लेकिन पार्शली फिल्ड का मतलब क्या होता है? मतलब पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, फुल्ली फिल्ड नहीं होना चाहिए। फुल्ली फिल्ड का उल्टा होता है पार्शली फिल्ड। हाफ फिल्ड नहीं बोलना चाहिए हमें, पार्शली फिल्ड, या फिर आप लोग बोल सकते हो पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। उसका एक वर्ड होता है पार्शली। जैसे हमारे पास ये रहा, ये भी पार्शली फिल्ड है, ये भी पार्शली फिल्ड है, ये भी पार्शली फिल्ड है, ये भी पार्शली, 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 ये भी पार्शली। लेकिन अब क्या हो गया? सब इलेक्ट्रॉन भरा गए, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। तो ये भी फुल्ली फिल्ड हो गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं पार्शली फिल्ड। तो हमारे पास अगर डी ब्लॉक पार्शली फिल्ड है, तो वो सारे एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाएंगे? वो सारे एलिमेंट हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। अच्छा भैया, अगर हमारे पास फुल्ली फिल्ड होगा तो क्या होगा? जैसे जिंक जो है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैडमियम के पास 10 होते हैं, मरकरी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ब्लॉक के अंदर। इसलिए ये क्या होते हैं? ये फुल्ली फिल्ड होते हैं, ये कंसिडर नहीं किए जाते ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। आई बात समझ में? इसको अपनी भाषा में आप लोग लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में लिखना, पूरा रामायण मत लिख देना यहाँ पे। जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में लिखना, जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में लिखना। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। अच्छा, ये पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर दी है उसी ऐप में, अपने एडोस्टेट ऐप में देखना। शॉर्ट नोट्स का सेक्शन बना हुआ होगा, वहां पे डाउनलोड कर लेना। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल, ये आपको लिखना है कि भैया लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? जिनके पास शुड बी पार्शियली फिल्ड, जो कि पार्शियली फिल्ड होने चाहिए। जिंक, कैडमियम, मरकरी नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ये लाइन लिख लेना, पॉइंट बना लेना इस टाइप से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? n-1 डी। डी के अंदर 1 से 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एन ऐसा आएगा जहां पे 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होती है। n-1 डी, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एन एस, 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, इसमें 1 से 10 आएंगे, इसमें 1 से 2 आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे 3 आएगा। n-1 लिखा है ना, इसलिए यहाँ पे 3 आएगा। चलिए, इतना समझ में आया आपको? तो एक क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिया है, जो कि हमारे पास था डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। अब बात करते हैं आगे एटॉमिक रेडियाई के ऊपर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर। देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन देखना है एटॉमिक रेडियाई वाला, कि एटॉमिक रेडियाई क्या चीज है, अभी आपको बताया था ना, उसी चीज से हम आपको फिर से स्टार्ट कराएंगे। एटॉमिक रेडियाई अगर आपने पढ़ लिया है थोड़ी देर पहले, तो अब आपके लिए कहानी इजी हो जाएगी।
आपको जस्ट अब याद करना है, समझ में तो आ गया एटॉमिक रेडियाई मतलब साइज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई का मतलब होता है यहाँ पे साइज की बात हो रही है। तो अपन लोग चलते हैं कहाँ पर है, अपन लोग चलते हैं यहाँ पे। जरा यहाँ पे देखना, ये हमारे पास होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की फर्स्ट लाइन, ठीक है। फर्स्ट सीरीज हमारे पास यही होती है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम। ये डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक। तो ये अगर हम लोग देखें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ऐसे करते करते कॉपर जिंक तक आ जाएंगे हम लोग। तो होता क्या है यार, पहले तो इनका साइज क्या होता है, पार्शियली डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, या फिर आप लोग बोल सकते हो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो पहले साइज डिक्रीज होता जाता है, मतलब स्कैंडियम का साइज है तो उससे छोटा साइज किसका हो जाएगा, टाइटेनियम का। स्कैंडियम इतना बड़ा है तो टाइटेनियम उससे छोटा हो जाएगा, और फिर वेनेडियम उससे छोटा हो जाएगा, ऐसा होगा, साइज डिक्रीज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट कि ना साइज में कोई डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है, फिर बराबर हो जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा चलने वाला है। तो आप लोग बस ये ग्राफ याद कर लो इस टाइप से, कि पहले तो डिक्रीज होगा एटॉमिक साइज, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा लास्ट में। डिक्रीज, कांस्टेंट, इंक्रीज, ये आपको याद हो गया, ये बनाना सीख गए आप लोग, तो क्वेश्चन खत्म है ये वाला तो, एटॉमिक रेडियाई वाला। ठीक है, इतनी सी चीज है। चलो अब देख लो आप लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब आपको समझ में आ जाएगा। एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन अ सीरीज इनिशियली डिक्रीज, इनिशियली डिक्रीज। तो कीवर्ड्स हम लोग पकड़ेंगे एक एक करके। पहला कीवर्ड हमारे पास आया है इनिशियली डिक्रीज, इनिशियली डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, अभी इसको छोड़ो आप। एंड देन बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट। एट द एंड ऑफ द एटॉमिक रेडियाई स्लाइटली इंक्रीज, यहां पे क्या हो जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज। तो सबसे पहले डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर स्लाइटली इंक्रीज हुआ, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसका रीजन वैसे तो बहुत डीप में है, बट आपको हम लोग ओवरव्यू दे देते हैं कि क्या चीजें यहाँ पे चल रही है। देखो, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे, पहले 21 से स्टार्ट करते थे, 21, 22, 23 ऐसे करके 30 तक जाते हैं हम लोग। तो जैसे जैसे हमारे पास ये नंबर बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे 21 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 21 तो इलेक्ट्रॉन है, 21 ही प्रोटॉन है हमारे पास। यहाँ पे 22 का मतलब क्या है, 22 ही इलेक्ट्रॉन है, 22 ही प्रोटॉन है। तो जरा खुद सोच के देखो यार, एक एटम है जिसके अंदर 21 इलेक्ट्रॉन है, 21 प्रोटॉन है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, खींच रहे होंगे। तो खींचने से क्या होगा, साइज छोटा होगा ना। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वो और तेजी से अपने अपने तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज उसको खींचेगा। तो वो क्या होगा, साइज धीरे धीरे करके सिंक्रोनाइज होता जाएगा। ये चीज होती है कि जब भी हम लोग एटॉमिक नंबर को बढ़ाते हैं, ठीक है, एक सीरीज के अंदर, तो वहां पे ट्रेंड यही देखा जाता है कि हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये आपको रीजन लिख के आना है। या फिर आप लोग इसका जो अभी आपने याद किया था वो लिख सकते हो, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये रीजन होता है हमेशा, जब भी एटॉमिक रेडियाई की बात आती है, साइज की बात आती है, तो ये रीजन लिख सकते हो। या फिर आप इसको और इलेबोरेट करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ऐसे करके। ओके, इस टाइप से हमारी पहली प्रॉपर्टी फिनिश हुई। सेकंड प्रॉपर्टी भी बहुत इजी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अच्छा, इसको लिखना कैसे है वो दिखा देते हैं, ताकि आप लोग साथ साथ लिखते भी चलना। एक और बात, अगर क्लास एंड हो जाए तो फिर से क्लास को ज्वाइन कर लेना, फिर से क्लास को ज्वाइन करना है। 40 मिनट्स की हमारे पास क्लास होती है, एक सेशन होता है, उसके बाद फिर से आपको सेशन ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है डिक्रीज, डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर स्लाइटली इंक्रीज। ठीक है, लेकिन अपने अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ इसलिए ये, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ है इसलिए डिक्रीज हुआ है, फिर कांस्टेंट हुआ है, फिर लास्ट में ये स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। ये अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, समझते हो ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, अट्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो ये जो है आपको लिखना क्या है, समझो इस चीज को, आपको लिखना है यस, यस, डी ब्लॉक एलिमेंट शोस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तीन टाइप की हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये तीन हमारे पास होती है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। समझो इस चीज को, एक काम करते हैं, आपको नेट पे समझाते हैं, इंटरनेट पे यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ होगा, पैरा, डाया, फेरो। यहाँ पे आपको डायग्राम के फॉर्म में समझाते हैं, यहाँ पे देखो।
यहां पे देखना, ये हमारे पास है डाया, डाई, डाया आया, डाया। डाया का मतलब है ये हमारे पास मैग्नेट हो गया, ये हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस हो गई। देखो ये अपने से दूर भगा रहा है, इसको क्या कर रहा है, इसको ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये रिपल कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे बात करें, कहाँ कहाँ पे, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में, ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, यहां पर भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो पैरा में और फेरो में, दोनों में मैग्नेटिक लाइन को ये अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन फिर अंतर क्या हुआ दोनों में, दोनों में अंतर ये हुआ कि पैरामैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, स्ट्रांगली, ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। यहां पर रिपल, यहां पर अट्रैक्ट, यहां पर स्ट्रांगली अट्रैक्ट, इतना सा आपको काम करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में, जब हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको ये 2 पॉइंट लिखने होते हैं। तो आप चाहो तो यहीं पे याद कर लो, या फिर वहां पे आप लोग लिख देना। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक, ये रिपल करते हैं। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप लोग ले सकते हो एल्यूमिनियम का एग्जांपल, क्रोमियम का एग्जांपल, ये हमारे पास एग्जांपल हो गए। फेरोमैग्नेटिक में आयरन, देखा ना, लोहा, लोहा कितनी जल्दी अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को, आयरन हो गया हमारे पास अच्छा एग्जांपल। ऐसे आप लोग एक दो एग्जांपल याद कर लेना, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। अब शॉर्ट नोट में यहाँ पर लिखी हुई है बातें, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इस टाइप से आप लोग देख सकते हो। बाकी लिखना कैसे है, शॉर्ट में लिखना है आपको। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक 3 प्रकार के होते हैं। पैरामैग्नेटिक जो होता है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करता है ओनली। फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। डायमैग्नेटिक क्या करता है, डायमैग्नेटिक अट्रैक्ट नहीं करता, ये रिपल करता है। देखो एक बात आपको समझाते हैं, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं और फेरोमैग्नेटिक होते हैं, इनके पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे हमारे पास ये रहा, ये क्या है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या हो गया, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ये अनपेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड हो गया। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड, जिसके पास पेयरिंग नहीं बनी हुई होती, इस तरह से पेयर नहीं बना हुआ होता है, वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे जो सिंगल लोग होते हैं वही तो अट्रैक्ट करेंगे, जो कपल हैं वो किसी को अट्रैक्ट थोड़ी करेंगे। आई बात समझ में, ऐसा ही यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन उनके साथ, कि इलेक्ट्रॉन अगर सिंगल है तो वो अट्रैक्ट करेगा, अगर सिंगल नहीं है तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। ऐसी बातें हैं। अच्छा, तो एटॉमिक रेडियाई हो गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। अब शॉर्ट नोट में चलते हैं फटाफट से। शॉर्ट नोट में हमने एटॉमिक रेडियाई देख ली है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख ली है, ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी, ये हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट वाली चीजें देखते हैं, फिर हम लोग क्लास को फिर से स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू पार्शियली पार्टिसिपेशन ऑफ n माइनस डी एंड एनएस इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे एमएन है, एमएन की आप लोग 2 बॉन्ड भी बना सकते हो, एमएन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, एमएन जो है वो 4 बॉन्ड भी बना सकता है, ये 5 बॉन्ड भी बना सकता है, 6 बॉन्ड भी बना सकता है, 7 बॉन्ड भी बना सकता है। अब ये क्यों है, कैसे है, वो आपको समझाएंगे 1 मिनट बाद, क्योंकि 1 मिनट में हमारी क्लास हो जाएगी एंड। आपको फिर से उसी सेम लिंक से क्लास को फिर से ज्वाइन करना है। उसके बाद हम लोग कहानी समझेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की, और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और अगले चैप्टर पे मूव करेंगे। ओके, एक बार में आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार हल्का सा छोटा सा रिवीजन करना है, एंड देन आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। चलिए, तो आप सभी को वॉइस आ रही है, फटाफट बता दीजिए एक बार और। यस सर। यस सर। ओके ओके। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोग समझते हैं वेरिएबल, ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोग समझते हैं वैलेंसी से। वैलेंसी से ही मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऑक्सीडेशन से ही मतलब होता है वैलेंसी का। वैलेंसी बोले तो बॉन्ड, वैलेंसी बोले तो बॉन्ड। देखिए समझने की कोशिश करना आप लोग सभी, ये जो होते हैं ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिंक, ये जो सभी होते हैं, इन सभी में एक चीज देखी जाती है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। मतलब ये कि इनकी मल्टीपल बॉन्ड बन सकती है। कोई आपसे बोल रहा है कि भाई एमएन की एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड होती है, और कोई बोल रहा है एमएन की 3 बॉन्ड होती है। तो तीन दोनों में से कौन करेक्ट है, ए बोल रहा है कि भैया दोनों।
दो बॉन्ड होती है, बी बोल रहा है कि एमएन की तीन बॉन्ड होती है। तो इसमें से दोनों में से सही कौन बोल रहा है, ए सही बोल रहा है बी सही बोल रहा है? इसका मतलब है भैया कि दोनों ही सही बोल रहे हैं। ये बात है। ये कंडीशन होती होती है कि कहाँ पे हम लोग तीन बॉन्ड लगाएंगे, कहाँ पे दो बॉन्ड लगाएंगे, बट हाँ दोनों शो कर सकता है, इवन दो से भी ज्यादा शो कर सकता है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जो स्कैंडियम है वो दो बॉन्ड शो कर सकता है, तीन कर सकता है। टाइटेनियम जो है वो दो तीन चार शो कर सकता है। इस टाइप से अलग अलग चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। जिंक भैया अपने एक तरीके से सिग्मा बॉय है, सिर्फ दो बॉन्ड शो करेंगे सिर्फ ये। ठीक है, इसके अलावा न कम ना ज्यादा। जैसे आपने सुना होगा ZnCl2। ZnCl2 मतलब क्या, जिंक सीएल, कितनी सीएल की एक होती है, दो यहाँ पे लगा दिए सीएल, ZnCl2, है ना। ये होती चीजें। जैसे आपने ये सुना होगा CuCl, अगर आपने गेटरमान रिएक्शन पढ़ी होगी, सैंडमैन रिएक्शन पढ़ी होगी, वहां पे ना CuCl और एक होता है CuCl2, दोनों सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे +1 भी शो कर सकता है और यहाँ पे 2 भी शो कर सकता है। हाँ, तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसे याद कर सकते हैं, समझना जो जिन बच्चों को पास होना है वो तो सिर्फ इतना याद कर लो, ये याद कर लो। एग्जाम्पल दे देना मैग्नीज का, मैग्नीज सबसे ज्यादा शो करता है तो मैग्नीज का बोल देना, मैग्नीज 2 भी शो कर सकता है, 3 भी कर सकता है, चार भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, 7 भी कर सकता है। इतने में आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा आप से वो नहीं पूछेंगे। बट किसी को कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने, अच्छे से समझना है, उनको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए होता क्या है, हम लोग जानते हैं हमारे पास इस टाइप से एक दो तीन चार और एक ये पांच, तीन दो पांच, और यहाँ पे हमारे पास एक बक्सा होता है, ये डी ब्लॉक हो गया, ये हमारे पास एस हो गया। यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो स्कैंडियम में क्या होता है, सबसे पहले ये दो इलेक्ट्रॉन निकल के भागते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन निकले तो +2 शो कर दिया। अब दो के साथ साथ मान लो ये भी निकल गया तो +3 शो कर दिया। ऐसा होता है यहाँ पे +2 +3 का खेल। इसी टाइप से अगर हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे एक और होता, ऐसा होता है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ऐसा होता। तो क्या होता, ये दो निकल के भागे तो +2 बन गया। ये यहाँ से दो को साथ, अगर यहाँ से एक निकला तो +3 कर देगा, अगर यहाँ से साथ में ये भी निकल गया तो +4 कर देगा। ये चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन का ही तो खेल है पूरा। बस ये चीजें हैं। ओके, चलिए तो इस तरह से आप लोग लिख देना। अच्छा, शॉर्ट नोट्स में देख लो आप लोग, शॉर्ट नोट में किस तरीके से लिखी हुई चीजें हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, किस क्यों करते हैं, ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ N-D एंड NS। इसके एग्जांपल हो गया स्कैंडियम, 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 टाइटेनियम, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक, मैग्नीज हो गया, टाइटेनियम हो गया। इसके अलावा जिंक जो होता है +2 शो करता है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ये थोड़ा सा ब्लरिश दिख रहा है क्योंकि ये कॉपी जो है ये किसी स्टूडेंट की है, फिर हम लोग रिपीट कर रहे हैं। कॉपी नहीं है, इसमें छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। वैसे तो चांसेस कम है मिस्टेक के, बट हो सकती है मिस्टेक इसमें। यहाँ पर तो कोई मिस्टेक नहीं है, अभी तक तो हमें नहीं मिली है कोई मिस्टेक इसमें। इसके अलावा ये जो PDF है ये आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ने ज्वाइन कर लिया है, नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है अपना, इसमें ये PDF मिल जाएगी, अभी हम अपलोड अपलोड कर देंगे वापस से, तो वहां पे देख लेना। ओके, ये ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना। उसी ग्रुप जो अपना ग्रुप बना हुआ है ऐप के ऊपर, उसी में लिंक दे रखी है, ऊपर चेक करना, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, या फिर एक बार और शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, तो वो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी के ऊपर। कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट समझते हो क्या होते हैं? कैटलिस्ट उनको बोलते हैं जो रिएक्शन को तेज कर देते हैं। कैटलिस्ट उनको बोलते हैं जो रिएक्शन को तेज कर देते हैं, मतलब कैटलिस्ट मिलाओ और रिएक्शन तेज हो जाएगी, ऐसा कुछ कहानी है। तो कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी से हम लोग समझते हैं कि भैया ये रिएक्शन को तेज कर देंगे, तो हमें इससे क्या मतलब, डी ब्लॉक एलिमेंट में हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? इसे ये पढ़ रहे हैं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया आयरन, निकल, ठीक है, ये जो हमारे पास है, या फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ले लो, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ले लो, बट अभी दो एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। तो ये अगर किसी रिएक्शन में मिला दोगे, कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन में मिला दोगे, तो वो फास्ट हो जाएगी। जैसे एक हैबर्स प्रोसेस होती है हमारे पास। ये पहले हमारे पास एक चैप्टर हुआ करता था पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, पी ब्लॉक, जैसे डी ब्लॉक होता है इस तरह पी ब्लॉक होता था हमारे पास, लेकिन अब रिड्यूस हो चुका है। तो वहां पे हैबर्स प्रोसेस होती थी, हैबर्स प्रोसेस। तो वहां पे क्या होता था, हैबर्स प्रोसेस स्लो होती थी, तो हम लोग क्या करते थे उसमें आयरन मिला देते थे, तो फास्ट हो जाती थी। अब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास हाइड्रोजिनेशन होता है। हाइड्रोजिनेशन कभी भी हमें, हाइड्रोजिनेशन कभी भी हमें H2 ऐड करना है किसी रिएक्शन में, या फिर नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, साथ में निकल मिला देते हैं। निकल मिला दो, कॉपर मिला दो, ठीक है, Na, Pt, Pd, ये आप लोग मिला दो। Na मिला दो, Pt मिला दो, या Pd मिला दो, ठीक है। तो अगर ये आप लोग इनमें से कुछ भी चीज मिला देते हो तो क्या होता था, उस रिएक्शन को वो फास्ट कर देता था। कौन सी रिएक्शन को, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को। ये चीजें हम लोग
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आप लोग ये दो एग्जांपल याद करना, और ये एग्जांपल याद करो या ना करो, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। इतना यूजफुल है ये। तो हाँ, आप लोग बोल सकते हो कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये आपको बताना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर आपसे पूछे क्यों करते हैं शो, वैसे तो पूछेंगे नहीं आपसे, लेकिन पूछ ले तो आप लोग बता देना ये, कि इनका साइज बहुत छोटा होता है। ये 3 पॉइंट तो याद रखना। एक काम करो आप लोग सभी, ये 3 पॉइंट याद रखना। अगर मान लो कभी भी आपको लगे कि यार ये इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में रीजन वाले क्वेश्चन हमसे पूछे और हमसे नहीं बन रहे हैं, तो आप लोग ये लिख सकते हो, स्मॉल साइज, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वैकेंट डी ऑर्बिटल। सबसे पहली बात होती है इनका साइज बहुत छोटा होता है। उसके बाद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तीसरी चीज, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। ये समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम यहां पे आ रही कि ये क्या चीज है सर, वैकेंट डी ऑर्बिटल। देखिए, 3D4S, ऐसा हमारे पास स्कैंडियम का स्ट्रक्चर होता है, जहां पे हम लोग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। लेकिन ध्यान रखना कभी भी, यहाँ पे यहाँ पे अगर 3D बना है, तो यहाँ पे 4D भी बना हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आ चुका है। अगर पिक्चर में 4 आया हुआ है, तो पिक्चर में 4 होगा ही होगा, डी का भी 4 होगा, भले ही उसमें जीरो हो। ये आपको दिखेगा नहीं, ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये होता है। इसलिए बोलते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास होता है। ये दिखता नहीं है हमें, ये दिखता नहीं है, बट होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 आ चुका है, तो 4 से रिलेटेड डी का भी बनेगा कुछ ना कुछ, ऐसी कहानी होती है यहाँ पे। इसे बोलते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये रीजन होते हैं इसके। शॉर्ट नोट में कैसा कुछ लिखा है देखो आप लोग। अं, यहाँ ये वही सारी चीजें लिखी हुई है। एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन वेरियस रिएक्शन, एफ इन हैबर्स प्रोसेस, निकल इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसके अलावा यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है। वैकेंट डी ऑर्बिटल इनके पास होता है, इसका साइज होता है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं पहले फटाफट जो चीजें हमने पढ़ी है। सबसे पहले हमने देखा था एटॉमिक रेडियाई। सबसे पहले हमने देखा था एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई में क्या बताया था, सबसे पहले डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर स्लाइटली इंक्रीज होगा। ये बताया था आपको एटॉमिक रेडियाई में। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में बताया था पेरा, डाया और फेरो। ये हमने 3 चीजें आपको बताई थी। पेरा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। फेरो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ये क्या करता है, ये रिपल करता है, रिपल। ठीक है, ये बताया था आपको। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी आपको, तो क्या बोला था, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे N-1 D और NS, ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, इसको समझाना भूल गए थे हमें ना, समझा देते हैं फटाफट। होता क्या है, समझने की कोशिश करो यार। कि जैसे हमने लिखा 3D और 4S, तो यहाँ पर S भी है और D भी है। यहाँ पर ये भी काम करेगा और ये भी काम करेगा। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी दिया जा सकता है, यहाँ से भी दिया जा सकता है, दोनों एक साथ दे दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसलिए बोलते हैं कि जब बॉन्ड बनती है ना, बॉन्ड में योगदान किसका होता है, इसका योगदान भी होता है, इसका योगदान भी होता है। मतलब NS का भी होता है, और एन में से एक माइनस कर दो, N-D, इसका भी योगदान होता है। बस ये चीज थी वहां पे। ठीक है, ये समझ में आ गया। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो उसका आंसर आएगा मैग्नीज। ठीक है। उसके बाद कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी, कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी में हमारे पास कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था, कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी में ये देखा था कि जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे पास कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। अब इसमें हमने आपको एग्जांपल दिए थे आयरन का। सबसे बड़ा एग्जांपल है आयरन का। आयरन, या आयरन बोल दो, या फिर आप लोग बोल सकते हो प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। ये जो चीजें हैं, ये हाइड्रोजनेशन में काम आती है, हाइड्रोजनेशन में काम आती है। हाइड्रोजनेशन आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। उसके अलावा एक और एग्जांपल दिया था आपको हमने, एनआई का। एनआई जो होता है, एनआई जो होता है, ये क्या करता है, अच्छा हमने ऐसा बता दिया आपको, सॉरी सॉरी। निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम जो होते हैं, ये जो तीनों होते हैं, ये हाइड्रोजनेशन में काम आते हैं। बाकी जो हमारे पास आयरन होता है, वो हमारे पास काम आता है हैबर्स प्रोसेस में, हैबर्स प्रोसेस में। ठीक है। तो इस तरीके से जो चीजें हमने पढ़ी थी अभी तक की, सब हमने रिवीजन कर लिया। उसके बाद आगे बात करते हैं। आगे आप बात करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड की और एलॉय फॉर्मेशन की। यहाँ पर देखिए,
इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसे कहते हैं वो समझिए। द वैकेंट स्पेस प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइड और void. द नॉन मेटल एटम हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन ड्यू टू देयर स्मॉल साइज व्हेन ऑक्यूपाई सच स्पेस द रिजल्टिंग कंपाउंड इज नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखिए, ये हमारे पास होता है स्ट्रक्चर किसका, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है हमारी क्रिस्टल लेटिस का। क्रिस्टल लेटिस क्या होती है? क्रिस्टल लेटिस आप लोग ये समझ लो यार कि एक 3D टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। ये एक चैप्टर होता था हमारे पास सॉलिड स्टेट करके, पहले पहला चैप्टर होता था पहले सॉलिड स्टेट, अब तो सॉल्यूशन है हमारे पास पहला चैप्टर। वहां पे हम लोग इस 3D टाइप के स्ट्रक्चर की डिस्कस करते हैं सॉलिड सॉलिड स्टेट में। तो आप लोग ये समझो कि यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास एटम्स लगे हुए हैं इस टाइप से, यहाँ पे लगे हुए हैं। अब बीच में आप लोग स्पेस देख रहे होंगे, ब्लैक कलर के जो हमारे पास है ये एटम है, बीच में हमारे पास यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे ये स्पेस, सभी जगह जो स्पेस दिख रही है। अब होता क्या है, जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के एटम, नाइट्रोजन के एटम, कार्बन के एटम, ये क्या होते हैं यहाँ पे आके फंस जाते हैं। जैसे यहाँ पे फंस गया ये, यहाँ पे फंस गया ये, यहाँ पे फंस गया ये। अब जो कंपाउंड बना है हमारे पास ओवरऑल, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन के एटम्स यहाँ पे आके इंटरस्टिशियल साइड के ऊपर आके फंस गए, ये जो होता है ना इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड। इंटरस्टिशियल वॉइड बोलते हैं खाली जगह, इंटरस्टिशियल वॉइड यहाँ पे लिखा हुआ है। इंटरस्टिशियल साइड बोल दो या फिर वॉइड बोल दो। तो यहां पे अगर हमारे पास एटम आके फंस जाएंगे तो पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा? इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहलाएगा। तो आप लोग बोल सकते हो कि डी ब्लॉक एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बना सकते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है तो बोल देना कि ये जो है इनके पास इंटरस्टिशियल वॉइड होती है जहां पे स्मॉल साइज के जो एटम होते हैं वो आके फंस सकते हैं। देखो एक काम करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड और इंटरस्टिशियल और एलॉय फॉर्मेशन ये दोनों को एक साथ करा देते हैं, फिर डायरेक्ट शॉर्ट नोट में चलेंगे, दोनों को रिवीजन कर लेंगे एक बार। हमारे पास नेक्स्ट आता है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन, दे हैव दे हैव हाई tendency to form alloy. Transition metal form alloy very easily because the size of transition elements are quite similar and they can mutually substitute for one another in crystal lattice. यहां पे देखो, अच्छा पहले तो ये बताओ एलॉय समझते हो क्या होते हैं? एलॉय का मतलब समझते हो? एलॉय मतलब होता है यार कि जैसे हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, एक मेटल के हमारे पास इस तरह से एटम जुड़े हुए हैं, एक से एक, एक से एक, एक से एक, एक से एक। अब मान लो कोई एक और मेटल आ गई, एम डैश, एम डैश हमारे पास मेटल आ गई। उसने क्या किया, वो दोनों को हमने इस टाइप से मर्ज किया कि किसी किसी एटम को रिप्लेस हमने किससे कर दिया? एम डैश से कर दिया। यहाँ पे ये एम के एटम थे सारे के सारे, और ये जो आ गए हमारे पास बिल्कुल ब्लैक में, वो हमारे पास एम डैश मतलब मेटल टू के एटम है। ओके, तो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम बोलेंगे एलोई। एलोई, तो एलोई भी बना लेता है। क्यों बना लेता है, रीजन क्या होगा? तो आप लोग बोलोगे एलोई इसलिए बना लेता है क्योंकि इनका जो साइज होता है वो बाकी मेटल के अप्रोक्स सिमिलर होता है। ये लिखा है ना यहाँ पे, क्वाइट सिमिलर, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स आर क्वाइट सिमिलर, ये चीज यहाँ पे आपको लिख देनी है कि भैया एलॉय फॉर्मेशन इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इनका साइज बराबर होता है। ध्यान रखना, एलॉय फॉर्मेशन अलग होता है और जो हमने अभी पढ़ा था इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो अलग होता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में हम लोग ये चीज देखते हैं, ये जो बीच का वॉइड बना हुआ होता है ना वो देखते हैं हम लोग, बाकी मेन हम लोग ये चीज देखते हैं एलॉय फॉर्मेशन में। तो दोनों को आप लोग रिवीजन कर लेना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं आप लोग देख सकते हो, इस टाइप से आप लोग को लिखना है शॉर्ट में। तो एक पेज हमने कवर कर लिया है, दूसरा पेज हमने हाफ कवर कर लिया है। अब इसके बाद आपको एक चीज बताते हैं, यहाँ पे आपको जो बाकी के दो टॉपिक्स हैं ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं। वैसे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्ट आपसे पूछेंगे नहीं वो, और पूछेंगे तो आपको एक सिंपल सी लाइन लिखनी है, वो आपको सिखा देते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? पहली बात तो ये इन सभी की हाई होती है, लेफ्ट से राइट में अगर आप लोग जाओगे तो वो इंक्रीज हो जाती है। पहले तो आप लोग समझो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। बताया था ना आपको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो होती है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए एटम से। अगर हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए एटम से तो उसे क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में उसे बोलते थे आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी। तो होता क्या है, अगर हम लोग बात करें 21वें से लेके 30वें एलिमेंट तक की, तो होगा ये कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक की हम बात करें तो साइज जो है, साइज इनका छोटा होता जाएगा। देखा था ना हमने कि इनिशियली डिक्रीज होगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा फिर स्लाइटली इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल देखें तो ओवरऑल क्या हुआ है? साइज डिक्रीज ही हुआ है। तो साइज डिक्रीज हो रहा है, और साइज जब डिक्रीज हो छोटा सा हो जाता है ना, तो छोटे से एटम के पास से
इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो आपको इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ी बहुत एनर्जी दोगे, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा, बट यहाँ पे आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात होती है। तो इसलिए हमने लिखा है कि आपको, आप ये देखोगे लेफ्ट से राइट जब हम लोग जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और हमेशा ध्यान रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज ही होती है जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे। क्यों हो जाएगी इंक्रीज, तो वो लिख देना आप लोग, इनका साइज बहुत छोटा होता है, इनका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बस इतना सा काम आपको करना है। फिर सबसे इजी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का अभी तक का, मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है। इसमें आपको बहुत सिंपल सी चीज लिखनी है। आपसे पूछे कि मेटेलिक कैरेक्टर बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट का, तो आप बोलोगे दे आर गुड मेटल। दे आर गुड मेटल, सभी के सब मेटल ही तो होते हैं। जैसे आपने देखा है आयरन देखा है आपने, ठीक है, कॉपर देखा है, ये क्या होते हैं, मेटल ही होते हैं। तो ये अच्छे मेटल होते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे आप लोग। और दूसरा पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट आपको लिख देना है कि ये सारी की सारी मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये अच्छे मेटल होते हैं और सारी की सारी मेटेलिक प्रॉपर्टी ये शो करेंगे। बस इतना सा लिखना है, इतने में आपका ये वाला फिनिश हो जाएगा। आयोनाइजेशन फिनिश, मेटेलिक कैरेक्टर फिनिश, फिर लास्ट में हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड। इसके बाद हमारा डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, फिर फटाफट हम लोग एफ ब्लॉक देखेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक का जितने भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कलर कंपाउंड वाला, मोस्ट आईएमपी। ठीक है, मोस्ट आईएमपी। देख लो, पहले तो आप लोग इतना देख लो, जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है या 70 to 80% स्कोर करना है वो लोग इतना लिखोगे, इतने में काम हो जाएगा। कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर मोस्टली कलर्ड। कलर कंपाउंड का मतलब समझो पहले तो। देखो आपने देखा है गोल्ड, सिल्वर देखा है आपने, आयरन देखा है। सिल्वर का कलर अलग होता है, गोल्ड का कलर अलग होता है। गोल्ड कैसे येलो कलर का होता है थोड़ा थोड़ा। तो ऐसा ही बात यहां पर है कि ये कलर क्यों शो कर रहे हैं, ये तो मेटल है, मेटल को कलर नहीं शो करना चाहिए, बट ये शो क्यों कर रही है। तो उसका रीजन आपको देना है कि क्यों कलर शो कर रही है। अगर हम लोग बात करें एक वर्ड में या फिर दो वर्ड में, तो इसका रीजन है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अभी आपने देखा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट वही होते हैं जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। मतलब उनके पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए। ऐसे 5 बक्से बनेंगे, पांचों के पांचों पूरी तरीके से फिल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो कम होना ही चाहिए। इतना भी चलेगा, इतना भी चलेगा, इतना भी चलेगा, इतना भी, इतना भी, इतना भी, इतना भी, इतना भी चलेगा, बट फुल्ली फिल्ड नहीं होना चाहिए। तो यही रीजन होता है कि इनके पास पार्शियली फिल्ड होते हैं, इसीलिए ये लोग कलर शो करते हैं। इतना अगर आप लोग लिखोगे तो आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाता है, 2 नंबर में इतना लिखोगे काफी है, बट अगर 3 नंबर में आ जाता है तो आपको चीजें बतानी पड़ेगी थोड़ी ब्रीफ में। तो कॉन्सेप्ट वाइज चलते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज चलते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास होता है डी ऑर्बिटल इस टाइप से, 1 2 3 4 5। देखो अंदर की कहानी अब आपको बता रहे हैं क्या होगा। जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पे, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये 5 बक्से जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 बक्से, यहाँ पे हमारे पास 3 बक्से। इसको बोलते हैं डी जनरेशन। बक्सों का डी जनरेशन हो जाता है, दो अलग अलग बक्से बन जाते हैं हमारे पास, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे। इसको बोलते हैं लो एनर्जी लेवल, इसे बोलते हैं हाई एनर्जी लेवल, इसे बोलते हैं हाई एनर्जी लेवल। दो एनर्जी लेवल बनते हैं हमारे पास, लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल। सभी क्या चाहते हैं, लो लेवल से हाई लेवल में जाना चाहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जब इस तरह से होगा तो वो यहाँ पे कहीं पे पड़ा हुआ होगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मान लो यहाँ पे हमारे पास सूरज चाचू हैं, अपने सन है अपने पास। सन ले लो, कुछ भी ले लो आप लोग जहां से हमें कुछ एनर्जी मिल जाए। तो हम लोग सन को ले लेते हैं, सन की प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा इसके ऊपर। इसके ऊपर जैसे सन का प्रकाश पड़ेगा तो वो क्या करेगा, ये यहां से उठ के यहाँ पे चला जाएगा। वो कुछ, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और यहां से चला जाएगा। अब भैया सन के पास तो बहुत एनर्जी होती है, तो ये क्या करता है, कुछ एनर्जी तो एब्जॉर्ब करता है यहां से यहां तक जाने में, और जो बाकी एनर्जी होती है वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जब यहां से यहां तक जाएगा तो अभी यहां पे आ चुका है, यहां से यहां पे आ चुका है, और एनर्जी को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। बस ये बात होती है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं विबग्योर, आपने सुना होगा विबग्योर। ये हमारे पास कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मान लो उसने येलो कलर,
येलो कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्ब करके वो यहां से यहां तक चला गया। बचे कितने हमारे पास? 6 कलर, ये और एक ये। तो इनका एक बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इन सबसे मिलके एक कलर बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। वो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वही आपको दिखेगा, वही कलर आपको दिखेगा जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। हो सकता है वो एक कलर ना एब्जॉर्ब करते हुए दो कलर एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एक ही कलर वो एब्जॉर्ब करे। उसको जितनी एनर्जी लग रही है उस हिसाब से वो एब्जॉर्ब करेगा और बाकी जो चीजें हैं वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ये होता है कॉन्सेप्ट। इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सिंगल। ठीक है, अनपेयर्ड। इसे आप लोग बोल दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और कभी भी ऑब्जेक्टिव आ जाए कि डी ब्लॉक जो होते हैं वो कलर क्यों शो करते हैं, तो आप लोग लिखना कि दे शो कलर ड्यू टू अनपेयर्ड, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए। ठीक है, और ये जो चीजें हो रही है यहां से यहां, इसको बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन, डी से डी। ये भी डी है, ये भी डी है। ठीक है, इस तरीके से डीडी ट्रांजिशन। चलिए, कहानी आपको समझा दी, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, शॉर्ट में कैसे लिखना है वो बता दिया। ओके, ये चीजें हैं। अच्छा, एक बार और देख लो यहाँ पे, अब आपको थोड़ा समझ में हो ज्यादा आएगा। द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आयंस ऑफ देयर कंपाउंड इज ड्यू टू पार्शियली फिल्ड n-1 d orbital, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-d orbital सच दैट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-d orbital। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखना, परीक्षा बोर्ड वालों ने भी दे रखा है। परीक्षा देखो, ये क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, पहले ये देख लो। एटॉमिक रेडियाई हमने देख लिया, आयोनाइजिंग एनर्जी देख लिया हमने, मेटेलिक कैरेक्टर देख लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देख ली। परीक्षा बोर्ड वालों ने इतना लेंदी दे रखा है इसको, लेकिन इतना लेंदी नहीं करना है अपने को। अपने को समझ समझ के चलना है। इसे याद करने जाओगे ना तो याद भी नहीं होगा और भूल जाओगे, जितना जो पुराना याद है वो भी भूल जाओगे। तो अपने हिसाब से चलना है। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे परीक्षा बोर्ड वालों ने एक चीज दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है ये वाला। अम, ये देखो, थर्ड वाले पे फोकस करो। द ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर कंपाउंड। द ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर कंपाउंड, इसका रीजन आपको देना है कि कलर कंपाउंड क्यों शो करता है। तो जरा पढ़ के देखो इन्होंने क्या दे रखा है, अच्छे से दे रखा है इन्होंने भी। ये देखो, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इज ड्यू टू partially filled n-d orbital, partially filled n-1 d orbital in transition metal ion which contain unpaired electron। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन टेक प्लेस होता है फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल टू अनदर डी ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन इट एब्जॉर्ब सम रेडिएशन। इसी प्रोसेस में ये क्या करता है, कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशन को। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन इट एब्जॉर्ब सम रेडिएशन ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मतलब वही विबग्योर की कुछ जो कलर है वो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड रिफ्लेक्ट द रिमेनिंग लाइट, एंड रिफ्लेक्ट बैक द रिमेनिंग रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ कलर्ड लाइट, इन द फॉर्म ऑफ कलर्ड लाइट। थस द कलर ऑफ द आयरन, थस द कलर ऑफ आयन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर एब्जॉर्ब बाई इट। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जितना उससे एब्जॉर्ब हुआ उतना तो ठीक है, रिफ्लेक्ट द रिमेनिंग रेडिएशन, जो बची हुई है उसके पास वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जितनी चीज हमने बताई थी उसको लिखित में यहाँ पे इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गई बात हमारी, इस तरह से आपको लिखना है। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स में देखते हैं, शॉर्ट नोट में कैसा कुछ लिखा हुआ है। हाँ, शॉर्ट नोट में अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। मोस्टली कलर होते हैं ड्यू टू पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल एब्जॉर्ब सम रेडिएशन, रिफ्लेक्ट द रिमेनिंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब बाय इट, डी डी ट्रांजिशन यहाँ पे होता है। कितने शानदार नोट्स है बताओ। अगर इतना भी कर लोगे तो अब बचा क्या है इसमें। अगर आपको लिखना आता है तो सब कुछ लिख सकते हो, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, सात सात पॉइंट्स आपके पास बन रहे हैं। 7 पॉइंट्स में आप लोग चाहो तो 1.5 पेज भर सकते हो, 1.5 पेज। लेकिन आपको सिर्फ कितना लिखना है, अगर 2 नंबर में आता है तो मुश्किल से आपको 7 लाइन 8 लाइन लिखनी है, लिख सकते हो। और डायग्राम बना देना, जब लगे ना आपको कि आंसर को बड़ा करना है तो डायग्राम बड़ा बना के आना, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। बस यही चीजें हैं। चलो, तो डी ब्लॉक हमारा हो गया फिनिश। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक एलिमेंट तो छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, 1 पेज का है, इतना सा है। इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा एफ ब्लॉक भी कवर हो जाएगा। देखो, आप लोग अब मेहनत करो यार, ऐसा नहीं है कि बस क्लास ज्वाइन करी, स्टार्टिंग में हमने देख लिया, अब थोड़ा बहुत समझ में आया, बोर हो गए, क्लास को लीव कर दिया। अगर अभी लीव कर दिया तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। अगर अभी अच्छे से पढ़ाई कर ली तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। 6 7 दिन पढ़ लो केमिस्ट्री, इतने में आपका पूरी केमिस्ट्री हम कवर करा रहे हैं। हम्म। चलो,
एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। कुछ होमवर्क भी देंगे आपको, ऐसा नहीं है, कुछ होमवर्क भी आपको मिलेगा, साथ में उनके वीडियोस भी मिलेंगे आपको। अगर आपको वीडियो से पढ़ाई करनी है तो वीडियो से भी कर सकते हो, बाकी पीडीएफ से करनी है तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। हम्म। देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उस पर आ जाते हैं हम लोग। एक बनता है लेंथेनॉइड और एक्टोनॉइड में डिफरेंस क्या होता है, और एक हमारे पास बनता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो दो क्वेश्चन को फटाफट डिस्कस करते हैं, फिर आपको कुछ होमवर्क देते हैं और चैप्टर अगले पे मूव करते हैं। अच्छा, पहले तो थोड़ा सा आप लोग समझ लो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। ए ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता था, इसलिए हम लोग डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक बोल रहे थे। तो एफ में क्या बोलेंगे कि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास एफ में जाएगा, एफ ऑर्बिटल में जाएगा, उसे हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन मेटल बोल रहे थे, तो इसको क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। देखो सेकंड लाइन पढ़ो, लास्ट में क्या लिखा है? दिस आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया? उसका रीजन समझो। ट्रांजिशन क्यों क्यों नहीं कहते, इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, वो समझा रहे हैं आप। देखो ये यहाँ पे जो लिखा होता है ना, इस टाइप से स्टार बना होता है, डबल स्टार बना होता है, इसका मतलब है कि यहीं पे ये जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज है, लेंथेनॉइड सीरीज यहाँ पे प्रेजेंट है, एक्टिनॉइड सीरीज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप लोग देखोगे तो डी ब्लॉक के अंदर ही तो प्रेजेंट है। और डी ब्लॉक को अगर हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहे हैं तो इसको नहीं बोल सकते इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसके अंदर ही तो प्रेजेंट है ये। इसलिए हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होने के कारण इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। देखो दो सीरीज होती है, दोनों का नाम याद करो तो फटाफट। लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड, लेंथेनॉइड्स एक्टेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स एक्टेनॉइड। ठीक है, लेंथेनॉइड्स ऑन एक्टेनॉइड्स। लेंथेनॉइड में लेंथेनियम से स्टार्ट होता है, एक्टेनॉइड में एक्टिनियम से स्टार्ट होता है ये। चलो यही क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड का। लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड। लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4f सबशेल of n-2 orbital. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4f सबशेल। देखो होता क्या है, यहां पे और यहां पे इलेक्ट्रॉन दोनों एफ में ही जाएंगे, क्योंकि एफ ब्लॉक के अंदर ही आते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, एफ में ही जाएंगे। बट यहां पे क्या होगा? यहां पे 4f में जाएगा, यहां पे 5f में जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, तो पहला पॉइंट आप लोग लिखना कि हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे 4f में जाएगा, यहाँ पे 5f सबशेल में जाएगा। ठीक है, 5f सबशेल में जाएगा ऑफ n-2 ऑर्बिटल, n-2 ऑर्बिटल की 4f सबशेल में जाएगा, यहाँ पे 5f सबशेल में जाएगा। चलो और इजी कर देते हैं आपके लिए, ये भी मत लिखो, बस ये भी मत लिखो। अब पढ़ के देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4f सबशेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 5f सबशेल। बस ऐसा कर लो, इतने में भी आपका काम हो जाएगा। फिर ये लेंथेनियम के बाद आते हैं, इसलिए हम लोग लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। ये एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए हम लोग इसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। ये लेंथेनियम के बाद आते हैं तो इन्हें लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। ये एक्टिनियम के बाद आते हैं तो इन्हें एक्टिनियम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। बस ये काम हो गया। आपको 4 पॉइंट्स याद करने हैं, मुश्किल से मुश्किल 4 पॉइंट याद करने हैं। चार में हम आपको 6 से 7 याद करा देंगे, उसमें से चार कोई से भी याद कर लेना। एक याद हो गया, दूसरा याद हो गया, दो आपको याद हो गया, दो आपको याद हो गए। पहला क्या याद कर रहा है? 4f में जाएगा, 5f में जाएगा, लेंथेनियम के बाद स्टार्ट होता है, एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए लेंथेनॉइड बोलते हैं, एक्टिनॉइड बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। यहाँ पे आगे हमारे पास है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 और अदर अदर ऑक्सीडेशन स्टेट आर +2 एंड +4। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस आल्सो +3, यहाँ पे +3 आएगा, इसको करेक्ट आप लोग कर लेना, यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। डी ब्लॉक में क्या थी? डी ब्लॉक में +2 आ रहा था सभी जगह पे, +2 +2, लेकिन यहाँ पे +3 आएगा। तो दोनों में +2 +3 तो आएगा ही आएगा, बट ये +2 भी दिखा सकता है, +4 भी दिखा सकता है, लेकिन ये +4 +5 +6 +7 दिखा सकता है। ये 3 है, ध्यान रखना, यहाँ पे 3 है। दोनों में 3 3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 भी आ सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे 4 5 6 7 ये भी आ सकती, ये आती है मेनली। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा डिफरेंस हो गया कंप्लीट। आगे देखते हैं, ये हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 पॉइंट तैयार हो गए। आगे देखिए, ये जो है फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर में आ सकता है ये। ठीक है, ये 3 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में आ सकता है। अपने आप में एक क्वेश्चन है, अपने आप में ये क्वेश्चन है और अपने आप में पॉइंट भी है।
एटम और आयनिक रेडियस डिक्रीज ग्रेजुअली, दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एटम और आयनिक रेडियस आल्सो डिक्रीज एंड स्टडी, दिस इज कॉल्ड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। होता क्या है, अभी आपने देखा लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, यहाँ पे सीरीज बनी हुई है इस टाइप से सीरीज बनी हुई है। मल्टीपल एटम हमारे पास है, यहाँ पे एलिमेंट्स है, यहाँ पर भी एलिमेंट्स हैं। तो होता क्या है, लेंथेनॉइड्स जो होते हैं, लेंथेनॉइड का साइज डिक्रीज होता जाता है, पहला इतना बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। एक्टिनॉइड में वैसा होता है, इनका साइज बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, साइज छोटा क्यों हो रहा है, साइज छोटा क्यों होता जा रहा है, बताओ। साइज इसलिए छोटा होता जा रहा है क्योंकि लेंथेनॉइड जो है, लेंथेनॉइड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। नाम में छुपा हुआ है यार, लेंथेनॉइड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है, लेंथेनॉइड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। अब इसका पूरा कंप्लीट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बनेगा। अभी आप लोग इतना समझ लो कि साइज जो छोटा हो रहा है वो क्या कारण की वजह से हो रहा है, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इधर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। इतना समझ लो आप लोग। ठीक है, तो 4 पॉइंट आपके तैयार हो गए, पांचवा पॉइंट देख लो। लेंथेनॉइड्स हैव स्मॉल टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, एक्टिनॉइड्स हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन बना सकता है भैया, फोर, सॉरी, एफ सबशेल की हम लोग बात कर रहे हैं। एफ सबशेल, एफ सबशेल अपने अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत रेयर मेटल्स होते हैं, धरती पे मिलते नहीं है ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड इतनी आसानी से। समझ रहे हो, ये एक्सप्लोसिव होते हैं। तो ये जो होते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड तो होते ही हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन दोनों में से कौन ज्यादा अच्छे से बना सकता है, तो आप बोलोगे एक्टिनॉइड भैया कॉम्प्लेक्स बना सकता है बहुत अच्छे से। आई बात समझ में, ये लिख देना बस। तो 5 पॉइंट है, पांच में से कोई से भी चार याद कर लेना, तीन याद कर लेना, जो भी आपको लगे उस हिसाब से आप याद कर लेना। अगर आप पास होना है सिर्फ तो तीन याद कर लो, अगर आपको अच्छे नंबर लाना है 90 to 95 लाना है तो चार याद कर लो, और पांच याद करोगे तो आपके ऊपर है। सर मैं 8 बजे से ट्राई कर रहा हूँ, अभी जाकर ज्वाइन हुई है। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग देख लेना। हम्म। इसके बाद ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आगे। ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट याद कर लेना, सभी लोग सुन रहे हो, सभी याद कर लेना आप लोग सभी इस चीज को। यहाँ पे शॉर्ट नोट में हमने बना रखा, शॉर्ट नोट्स क्या ही देखोगे इसके यार, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है सेम टू सेम। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4f सबशेल, यहाँ पे 5f सबशेल में जाता है। यहाँ पे लेंथेनॉइड क्यों कहते हैं, क्योंकि लेंथिनियम के बाद स्टार्ट होता है, एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होता है। कॉमन ऑक्सीडेशन में +3 होती है, यहाँ पर भी +3 होती है, यहाँ पर +2 +4 भी हो सकती है, यहाँ पे +4 +5 +6 +7 हो सकती है। फिर यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई जो होती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, यहाँ पे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है। इनकी हाई टेंडेंसी होती है, सॉरी लेस टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, यहाँ पे हाई टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की। आगे देखिए, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इतने में खत्म हो जाएगा, फिर हमारा चैप्टर फिनिश। फिर आपको कुछ होमवर्क देंगे उन बच्चों को जिनको 90 to 95 स्कोर करना है, जिन बच्चों को 80% स्कोर करना है, उनके लिए चैप्टर फिनिश हो चुका है। आराम करो फिर आप लोग फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देना। 1 मिनट। चलिए, तो अच्छा, होमवर्क उनके लिए, उन बच्चों के लिए जिनको 90 to 95 स्कोर करना है, उनको पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, इनको याद करना पड़ेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो आपको रिएक्शंस दिख रही है इनको आपको याद करना है। वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके। अच्छा, एक और बात, किसी को रिवीजन करना है तो रिवीजन के लिए बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके। और ऐसे बच्चे जिनको 90 to 95 स्कोर करना है, वो आप लोग देखो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ हमने प्रोवाइड कर रखी है। ये देखो, यहाँ पे देखना, ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से निकल के आते हैं, साथ में वीडियोस हमने दे रखे हैं, वीडियोस बस क्लिक करना है, वीडियो चालू हो जाएगा। ये सारी चीजें आप लोग कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, साथ में डिफरेंस बिटवीन भी दे रखे हैं हमने, टेस्ट दे रखे हैं, कौन कौन से टेस्ट आपको याद करने हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर लॉजिकल क्वेश्चंस ये रहेंगे, डिफरेंस बिटवीन ये रहेंगे, टेस्ट आपको ये लगाने हैं। फिर आपको बस रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, और रिएक्शन उनको भी याद करनी है जिनको 80 to 85 स्कोर करना है, या फिर 70 to 80% स्कोर करना है। जिनको 95 लाना है ना, उनके लिए चीज दी थी हम लास्ट ईयर, ये लॉजिकल क्वेश्चंस दिए थे, उनको लॉजिकल क्वेश्चंस याद करने पड़ते हैं। अपने को तो बस रिएक्शन याद करने हैं, जिनको 70 80 लाना है, बस रिएक्शन याद कर लो, काम खत्म। चलो, तो दे देंगे इसकी लिंक, K2Cr2O7 और KMnO4 की। चलो, तो लास्ट में हम लोग फिनिश कर लेते हैं फटाफट जो चीज़ हमारे पास बची हुई है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, 4 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये। अच्छा, अगर क्लास एंड हो जाए
तो फिर से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लेना। 3 मिनट बाद क्लास एंड हो जाएगी। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझ में तो आया ना, क्या चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि साइज छोटा क्यों होता जा रहा है। समझने की कोशिश तो करो आप लोग। साइज छोटा क्यों होता जा रहा है? इसका रीजन आप लोगों को अभी ने बताया था कि एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होता है तो हमारे पास साइज छोटा होता जाता है। अच्छा, तो यही चीज आपको यहां पर भी लिखनी है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज द सक्सेसिव डिक्रीज इन द आयनिक रेडियस ऑफ द लेंथेनॉइड एलिमेंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रेडियस भी छोटी होती जा रही है इनकी। रेडियस छोटी होती जा रही है मतलब साइज भी छोटा होगा। तो इसका जो रीजन होता है वो होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, उसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझते हैं यहाँ पे? यहीं पे समझा देते हैं, देखो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको, फिर आपको थ्योरी बताएंगे कैसे आपको लिखना है। ऐसा करते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता है हमारा एटम, ऐसा, जिसमें एस बी डी एफ सब होते हैं। ये अगर हमारे पास एस है, ये हमारे पास पी है, ये डी है, ये एफ है, इस टाइप से देख लो। हम्म तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होंगे, फिर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं सेम टू सेम ऐसे सेकंड एलिमेंट। ठीक है, अब हम लास्ट वाली बना रहे हैं, सिर्फ अंदर वाली सब सेम रहेगी। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब सेम रहेगा। ठीक है, बाहर वाले में क्या होगा? बाहर वाले में देखो, इसको बोलते हैं वैलेंस वैलेंस शेल। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है। मान लो यहाँ पे हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देते हैं, तो होगा क्या, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, ध्यान रखना। जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन भी होंगे। तो आप लोग खुद सोचो यार, यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे ना सारे के सारे, इसके साथ इसके साथ। तो अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्ट करने की वजह से ये साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, ये अट्रैक्ट करेंगे तो पास पास जाते जाएंगे तो साइज छोटा होता जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और भर दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया, तो ये और अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा साइज हमारा छोटा होता जाएगा। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन भर दोगे, जितने प्रोटॉन भर दोगे, आपस में वो कोलाइड कर जाएंगे। आई बात समझ में? कोलाइड नहीं करते हैं, बट कंडीशन ऐसी आ सकती है जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भर दोगे, बहुत सारे प्रोटॉन भर दोगे, तो कोलाइड कर जाएंगे और छोटा सा एटम बनेगा, छोटा सा पॉइंट साइज का। वैसे तो पॉइंट साइज का भी नहीं होता है एटम, उससे भी छोटा होता है। बट समझने की कोशिश इस तरह से कर सकते हो आप लोग। बट यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन फोर्स लगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, ये दूर दूर भागेंगे। ये दूर दूर भागेंगे कि भैया रिपल्शन लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है। तो यहाँ पे आता है कॉन्ट्राडिक्ट, कि कौन सा चीज हम लोग फॉलो करनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करेगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, तो डोमिनेट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्शन भी लग रहा है लेकिन बहुत कम लग रहा है। तो क्लास एंड हो जाएगी, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना, आगे हम लोग बात करेंगे फिर। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग सकता है। रिपल्शन किस किस के बीच में लगता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। अट्रैक्शन किस किस के बीच में लग सकता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। तो डोमिनेटिंग फैक्टर मैटर करता है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन आपको ये मान के चलना है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, रिपल्शन लगेगा, लेकिन वो बहुत कम होगा, वो बहुत कम होगा। अब बस ये आपको प्रूव करना है कि बहुत कम क्यों होगा, बहुत कम क्यों होगा। तो आपको ये बोलना है कि ये जो है हमारे पास, ये एक शील्ड की तरह काम कर रही है, ये एक शील्ड की तरह काम कर रही है। देखो जरा, ये जो है बाहर की, ये इसको प्रोटेक्ट कर रही है प्रोटॉन से, कि ये प्रोटेक्ट कर रही है प्रोटॉन से कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो प्रभाव है यहाँ तक हम ना जाने दें, अगर यहाँ तक जाएगा तो ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये क्या है, ये प्रोटेक्ट कर रही है। इसको बोलते हैं शील्ड, इसे बोलते हैं शील्ड, यहाँ पे लिख देते हैं शील्ड। शील्ड। तो लेकिन ये जो शील्ड है ना, ये बहुत कमजोर शील्ड है, ये बहुत पुअर शील्ड है, इसलिए इतने अच्छे से ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, इसीलिए यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो आपको लिखना है कि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट होता है, लेकिन वो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो बहुत पुअर होता है। इस वजह से ये फोर्स ऑफ अच्छा। रिपल्शन नहीं लगते हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है यहाँ पे अच्छा। सिर्फ। सब स्टूडेंट अपने माइक ऑफ करेंगे, किसी का माइक ऑन है तो माइक ऑफ कर लो। आयुष शायद आपका माइक ऑन है क्या? चलो कर लिया सबने बंद। अब देख लेते हैं थ्योरी में हमको कैसे लिखना है।
क्वेश्चन इस टाइप से आता है, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं और इसकी वजह से क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब होता है रिजल्ट। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इंटरेस्टिंग फीचर यहां पे देखते हैं। Interesting feature of atomic size of lanthanoids is that on moving down the group, steady decrease in atomic size is observed। हमने ये देखा है कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, ये परीक्षा बोर्ड वालों ने डाउन द ग्रुप क्यों लिख रखा है ये समझ में नहीं आया हमें। मूविंग लेफ्ट टू राइट आना चाहिए, यहाँ पे लेफ्ट से राइट आना चाहिए। जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, देखा था ना आपने कि लेंथेनॉइड सीरीज ऐसी बनी हुई थी, एक्टिनॉइड सीरीज ऐसी बनी हुई थी, तो हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज में डिक्रीज आता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, वो डिक्रीज होता जाता है। तो इसका क्या लिखा हुआ है, द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, यहां पे हम लोग लिखते हैं द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल। जो हमारे पास एफ ऑर्बिटल होती है, द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल इज इन सच अ वे दैट इट्स शील्डिंग इफेक्ट इज मिनिमम, या फिर पुअर लिख सकते हो आप लोग। तो आप लोग बोलोगे इसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत पुअर होता है। देयरफॉर ऑन ऑन एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जब भी हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इन एफ सबशेल, ओनली अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, ना कि रिपल्शन फोर्स इंक्रीज होगा। यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा पुअर होता है। अच्छा, अगर शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांग होता तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता। तो ये चीज आपको लिखनी है, सिर्फ यहां तक लिखना, बाकी की फालतू चीज मत लिखना। ये परीक्षा बोर्ड से हमने लिया हुआ है, ये जो रेफरेंस है ये परीक्षा बोर्ड से लिया हुआ है। ये चीज नहीं लिखनी है आपको, ये चीज आपको नहीं लिखनी है, सिर्फ इतना सा लिखना है आपको। ठीक है, और ये चीज लिखना हो तो लिखना, ये भी कोई मतलब नहीं है। मेन चीज तो यहाँ से स्टार्ट होती है, द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल इन सच अ वे दैट इट्स शील्डिंग इफेक्ट इज मिनिमम, देयरफॉर द ओनली द अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज। ऐसा लिख के आना है। अब अपनी भाषा में लिख देना, अपने शॉर्ट नोट में भी चलेंगे। उससे पहले अपन लोग रीजन देख लेते हैं, इसके रीजन क्या क्या है। रीजन बोले तो रीजन जो होता है, रीजन का मतलब वही है कि कारण क्या है इसका। बाकी कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। रीजन क्या है इसका, सबसे पहले आप लोग बोलोगे कि भैया यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। अब इन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है, लेकिन अपने को समझना है सिंपल भाषा में कि पहला पॉइंट आपको लिखना है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग शील्डिंग इफेक्ट। सेकंड आपको लिखना है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है एज मूविंग लेफ्ट टू राइट। बस दो पॉइंट लिखना, इतने में खत्म। यहाँ पे आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, बाकी आपके ऊपर है। कंसिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका नतीजा क्या निकला, इससे होगा क्या, अगर साइज छोटा हो गया तो दिक्कत क्या आएगी या फिर हमें फायदा क्या मिलेगा वो देख लें। तो दिक्कत परेशानी क्या आएगी वो देख लो। ड्यू टू वेरी सिमिलर साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। अब भैया देखो, पहले से ही साइज छोटा छोटा था और ज्यादा छोटा छोटा हो गया तो हमें सेपरेट करने में बहुत दिक्कत आएगी। अगर मान लो वैज्ञानिक उनको पता चला कि यार ये दोनों एलिमेंट में से कौन सा ये वाला है, कौन सा ये वाला है, कौन सा ए है कौन सा बी है, तो उनको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि दोनों का साइज सेम है। साइज सेम होने की वजह से उनके ऊपर रिसर्च अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो ये प्रॉब्लम आती है। उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा कि उनका साइज बहुत छोटा हो जाएगा। इस वजह से तो हम बोलेंगे कि भाई पहली प्रॉब्लम हमारे पास ये आएगी कि इनका साइज बहुत छोटा हो चुका है, इसलिए इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। सेकेंड चीज क्या है, ड्यू टू ड्यू टू lengthenoid contraction size of M3 ion decrease and their increase in covalent character in MOH, hence the basic character increase। तो आप लोग अगर ऐसा ना लिखना चाहो, सिंपल भाषा में समझना चाहो तो बोल देना यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। एसिड एक होता है एसिडिक कैरेक्टर, एक होता है बेसिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर की बात ना करते हुए हम बोलेंगे यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में, ऐसा आपको लिखना है एग्जाम में। चलिए, तो ये चीजें हमने आपको समझा दी, शॉर्ट नोट में चलते हैं फटाफट से। तो ऐसा ऐसा डायग्राम बना के आ जाना, दो डायग्राम बना देना, उसमें कंपेयर कर देना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक एक है, यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रॉन भरा, तो इसकी वजह से साइज यहाँ पे छोटा हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, रिपल्शन नहीं लगेगा, साइज छोटा होता जा रहा है। इस तरह से आप लिख देना, ड्यू टू साइज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, साइज ऑफ M3 आयन आल्सो डिक्रीज। ओके, इस तरह से हमारा जो चैप्टर था वो हो गया फिनिश। अब हम लोग रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हुए, चलो रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले थोड़ा सा और बता देते हैं टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। ये अपनी क्लास 1 की लिंक थी। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं सबों के पास सीरीज। यहाँ पे 1 मिनट के अंदर का आपको रिवीजन करना है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का आप लोग रिवीजन कर सकते हो। 1 मिनट का ये वीडियो अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन वीडियो अवेलेबल है। इसके बाद ये तो उन बच्चों के लिए, ये पुराने क्लास की रिकॉर्डिंग्स हैं, जिनको 2024 की रिकॉर्डिंग देखनी है वो यहाँ पे देख सकते हैं सबों के पास सीरीज की। इसके अलावा ये जो है ये लॉजिकल क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जिनको 95 स्कोर करना है और ऑर्गेनिक में दिक्कत आ रही है। उसके बाद
जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिल्कुल जीरो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उनके लिए टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज है, इसको देख लेना। एक प्रश्न पूछा था स्टूडेंट ने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दीजिए, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। उसका उत्तर था कम से कम इतना कर लीजिए। टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज है, ये कर लेना, इतने में काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स है, यहाँ पे पीडीएफ्स अवेलेबल है। नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीट शीट दे रखी है। यहाँ पे जो अपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स है, केमिकल काइनेटिक्स हो गया अपना, सॉल्यूशन वाला चैप्टर हो गया, इनके वीडियोस बनाए थे, शॉर्ट वीडियोस, 5-5 मिनट के, 6-6 मिनट के, जिसमें हमने अराउंड 6 से 7 क्वेश्चंस करा दिए थे उस चैप्टर के। तो वो यहाँ पे अवेलेबल है, वो आप लोग देख लेना वीडियोस, ठीक है। उसके अलावा ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं। सो कर देते हैं स्टॉप स्टॉप रिकॉर्डिंग को, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, बाकी इन बच्चों से हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा।